हाय एवरीवन, जय भारत। तो सुपर 3000 के डे 34 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वेव्स की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी वेव्स की बात करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके क्विक रिवीजन की बात करते हैं। तो जो आपने डिस्कशन किया गया होगा वेव के बारे में डिस्कस किया गया होगा, वो इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की बात की गई है। सबसे पहले तो कि कोई भी अगर प्रोग्रेसिव वेव है, अगर मान लीजिए कि वो वेव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकता है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो जो उसकी इक्वेशन हो सकती है उस वेव की, वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, y इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। के एक्स पहले हो सकता है, ओमेगा टी बाद में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि वेव किधर ट्रेवल कर रही है। वेव जो ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। ऐसा ही इक्वेशन अगर निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेव ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो इक्वेशन आएगी ये ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स। इन दोनों का अगर कोफिशिएंट एक दूसरे का अपोजिट में साइन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगी। अगर निगेटिव साइन में है, एक दोनों का जो कोफिशिएंट है दोनों सेम साइन का है, तो वो निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ये अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस इसका मोशन हो रहा होगा, जहाँ पर के को हम लोग एंगुलर वेव नंबर जिसकी वैल्यू को 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं, और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम लोग 2 पाई एफ लिख सकते हैं। वेव जो ट्रैवल कर रही है, वेव की जो वेलोसिटी होगी, वेव वेलोसिटी, उसकी बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ टी जो है अपने पास ये ओमेगा है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो के इक्वल है। मैग्नीट्यूड की मैंने बात की हुई थी, तो ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं और के को 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो आ जाएगी या स्पीड ऑफ वेव जो आ जाएगी वो इक्वल आ जाएगी एफ इंटू लैम्डा के इक्वल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये वाली अपने पास आएगी। जो अपने पास ये इक्वेशन ड्राइव की गई, जो वेव की इक्वेशन लिखी गई, एक्चुअली में ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आई हुई है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वेव की वो कुछ इस टाइप की होती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यानी कि वाई को टी के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन किया जाए और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट बचेगा वही वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बात है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बात किया जाए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बात किया जाए तो जो फेज डिफरेंस होती है दो पॉइंट के बीच में, जिनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स हो, तो फेज डिफरेंस के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स खत्म हो जाता होगा। क्लियर। इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरे वेव ऑप्टिक्स को। आगे बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। किसी भी गैस में अगर साउंड की जो वेलोसिटी की बात करते हैं वो रूट ऑफ गामा पी बाई रो के इक्वल होती है, और ये इक्वल होती है पी बाई रो को हम लोग लिख सकते हैं आर टी बाई एम नॉट। एक्चुअली में साउंड की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है, किसी भी मीडियम की बात करेंगे तो उस मीडियम की इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई उस मीडियम की डेंसिटी के इक्वल होती है, बी डिवाइड बाई रो के इक्वल होती है। बी डिवाइडेड बाई इलास्टिसिटी डिवाइड बाई हम लोग बल्क मॉडुलस टाइप का लिख सकते हैं। क्लियर। ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, किसी अगर वायर के बीच, किसी वायर के ऊपर अगर कोई ट्रांसवर्स वेव क्रिएट की गई और उसकी स्पीड की बात की जाए तो वो v की जो वैल्यू होती है वो रूट ऑफ टी बाई म्यू होती है। टी जहाँ पर उस वायर में टेंशन की वैल्यू होगी या उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू होगी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई एस। ध्यान देंगे ये वेलोसिटी ऑफ वेव ही लिख रहा हूँ मैं, सारी जो वेलोसिटी लिखी गई है वो वेव की वेलोसिटी लिखी गई है, वी डब्ल्यू लिखी जा रही है। टी जहाँ पर टेंशन है, उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ की बात की जा रही है, लीनियर मास डेंसिटी की बात की जा रही है, लीनियर मास डेंसिटी की बात की जा रही है। ये लीनियर मास डेंसिटी है। क्लियर। आगे ध्यान देंगे कि पावर ट्रांसमिट, कोई वेव ट्रैवल कर रहा है किसी मीडियम में तो जो पावर ट्रांसमिट करेगा, एवरेज पावर की बात करेंगे, सिंस साइनसोइडल फंक्शन है एवरेज पावर की बात करेंगे। एवरेज पावर की वैल्यू जो हो जाएगी 1/2 रो इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, ध्यान देंगे ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, एरिया नहीं है वो। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रिंग की क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जा रही है। तो वैसे हम लोग इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ वेव की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा, पावर अपॉन एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो है वो तो एस से डिवाइड कर दिया जाए, तो पावर अपॉन एरिया जो हो जाएगी वो इंटेंसिटी के इक्वल, जो कि इक्वल हो जाएगी हाफ रो वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है यहाँ पर एरिया नहीं है, ए जो है वो वेव की एम्पलीट्यूड दी गई है अपने को। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक डेसिबल स्केल डिफाइन की गई है। उस डेसिबल स्केल की जो वैल्यू होती है डिफाइन किया गया कुछ इस तरह से कि बीटा इक्वल्स टू 10 log ऑफ आई डिवाइड बाई आई नोट। किसी साउंड की इंटेंसिटी अगर आई है तो अपने को एक स्केल बनाया गया है जिससे करस्पॉन्डिंग डेसिबल स्केल डिफाइन किया गया है। रिफरेंस पॉइंट आई नोट को मानी गई है, आई नोट जो है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि दो डिफरेंट साउंड वेव है, उनकी इंटेंसिटी कुछ I1 और I2 है, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो डेसिबल स्केल में जो डिफरेंस की वैल्यू होगी, जो डेसिबल स्केल में डिफरेंस होगी β2 - β1, वो इक्वल हो जाएगी 10 log ऑफ आई नॉट डिवाइड बाई I1। आगे ध्यान देंगे, अगर मैं बोलूँ इसी को एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा जा सकता है, इसी को फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखा जा सकता है। इंटेंसिटी जो है वो एरिया के सिंस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है 10 log ऑफ, अगर दोनों की ओमेगा सेम है, सेम मीडियम में ही साउंड ट्रेवल कर रहा है दोनों के लिए, तो उस केस में एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंट रो मीडियम का सेम होगा, साउंड की वेलोसिटी सेम होगी, सेम ही सोर्स की बात की तो ओमेगा की वैल्यू सेम है, तो एम्पलीट्यूड जो हो जाएगी अपने पास वो डिफरेंट अगर है तो 10 log ऑफ इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो I2 को लिख सकते हैं A2 का स्क्वायर और I1 को लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखें तो इन जो डेसिबल स्केल में इंटेंसिटी में डिफरेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी 20 log ऑफ A2 बाई A1 के इक्वल आ जाएगी। ध्यान देंगे, अगर एम्पलीट्यूड का टर्म यूज कर रहे हैं तब 20 लिखेंगे, और अगर इंटेंसिटी वाला रेशियो यूज कर रहे हैं तो 10 लिखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन अपने को माइंड में होनी चाहिए। डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले आपको मालूम है कि डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो एफ नॉट क्या है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल या नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये इक्वल हो जाएगी एफ अपेरेंट की वैल्यू एफ नॉट इंटू वी प्लस वी ऑफ ऑब्जर्वर, वी प्लस माइनस लिखा हुआ है, वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जहां पर वी जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड की बात कर लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वैल्यू काउंट की जाती है 330 मीटर पर सेकेंड, 330 या 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड मैं लिख देता हूं। क्लियर है। v जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ v जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी तो ऊपर में प्लस लिखेंगे, अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो माइनस लिखेंगे। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसका मतलब नीचे में माइनस लिखेंगे, और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, नीचे में प्लस लिखेंगे। ये चार कंडीशन है अपने पास, चारों कंडीशन क्लियर है। ये प्लस किसके लिए, ये माइनस किसके लिए, ये प्लस किसके लिए और ये माइनस किसके लिए, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए अपने को। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की बात करेंगे, सिंपल से इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ भी रहे हैं, पिछले ईयर भी आ चुका है इसके ऊपर प्रॉब्लम कि चेंज इन वेवलेंथ डिवाइड बाय वेवलेंथ जो होती है वो v डिवाइड बाई c के इक्वल होती है, डिराइव किया जा सकता है ये इक्वेशन। क्लियर। या फिर मैं चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ की बात करें, फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी या फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ की बात करेंगे, ये v डिवाइड बाई c के इक्वल होती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पर मेंशन किया गया है, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ डिक्रीज करने वाली है। किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में वेव की वेलोसिटी जो होने वाली है वो कांस्टेंट होने वाली है। साउंड वेव की अगर बात करें तो जैसे एयर की बात करें तो जब तक टेम्परेचर चेंज ना हो, जब तक प्रेशर चेंज ना हो, जब तक डेंसिटी चेंज ना हो, तब तक हम लोग क्या मानेंगे कि उस केस में उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है, वो 332 मीटर पर सेकंड हम लोग मान करके चलेंगे। क्लियर। ध्यान देंगे ये फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ है और ये फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी है जो कि v डिवाइड बाई c के इक्वल है। v जो है सोर्स की वेलोसिटी और c जो है लाइट की वेलोसिटी के इक्वल है।
इन सब के ऊपर प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस देख लिया जाए तो सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम की बात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया गया जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को फिक्स कर दी गई है। कितनी फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क की, 480 हर्ट्ज इज यूज टू वाइब्रेट ए सोनोमीटर वायर हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी 410 हर्ट्ज। उस सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी 410 है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 480 है। तो बोला गया है कि वायर विल वाइब्रेट विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, वायर किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। ध्यान देंगे ये वायर हो गई अपने पास, ये सोनोमीटर वायर हो गया, ट्यूनिंग फॉर्क जो है यहाँ पर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बोले 410 नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सोनोमीटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है। तो ये वाला क्या करेगा, इसको फोर्स अप्लाई करेगा, इसको फोर्स करेगा कि तुम जो वाइब्रेट करो मेरे वाले फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेशन स्टार्ट करो। यानी कि फाइनली जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सोनोमीटर वायर की, सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, 480 हर्ट्ज ही हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर वही हो जाएगी जो कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती। क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि ये 480 दे दिया जाता और इसकी फ्रीक्वेंसी 240 दे दी जाती, तब भी हमें माइंड में क्या रखना है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होगी उसी फ्रीक्वेंसी पर इसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। फाइनली भले ही धीरे धीरे ऑसिलेट करके वो एनर्जी लॉस करे या कैसे भी करे, फाइनली उसको जो ऑसिलेट करना पड़ेगा वो 480 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही वाइब्रेट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्या बोला गया अपने को, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी एफ दी गई और इसकी वेलोसिटी वी दी गई है। क्या रिलेशन होती है, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होती थी। वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है वो एफ इंटू लैम्डा होती है, ये क्लियर है अपने को। लेकिन एक पर्टिकुलर मीडियम में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू भले ही चेंज कर दिया, साउंड की वेलोसिटी जो हो गया, साउंड की स्पीड जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो बोला गया इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 4f, यानी कि सोर्स को चेंज कर दिया गया, फ्रीक्वेंसी चेंज किया, इसका मतलब सोर्स चेंज हो गया। तो सोर्स चेंज हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, साउंड की वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी, साउंड की वेलोसिटी अभी भी v ही रहेगी। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, गलती नहीं करेगा। वेवलेंथ कांस्टेंट नहीं रहती है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में, वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब सोर्स को चेंज किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, क्वेश्चन में बोला गया कि v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट द सेम टेम्परेचर। दो डिफरेंट सेम टेम्परेचर पर उसकी वेलोसिटी जो है, दो डिफरेंट मोनो एटॉमिक गैस दिया गया है जिनकी डेंसिटी ρ1 और ρ2 है। तो वेलोसिटी का रेशियो बताना है अपने को। सिंस वेलोसिटी की बात करें हम लोग, वेलोसिटी की बात करें, ये कितनी थी, रूट ऑफ गामा p डिवाइड बाई रो के इक्वल होती थी। मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक और डाई की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही होगी। गामा फॉर मोनो एटॉमिक जो होती है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा, और गामा फॉर डाई एटॉमिक जो होती है, ये वैल्यू क्लियर है। ये वैल्यू जो हो जाती है ये 5 डिवाइड बाई 3 हो जाती है और ये 7 डिवाइड बाई 5 हो जाती है डाई एटॉमिक के लिए। सही है। तो अपने को ध्यान दिया जाए कि v1 बाई v2 की बात करते हैं तो v1 बाई v2 लिखने जाएंगे तो दोनों मोनो एटॉमिक दिया गया है, दोनों मोनो एटॉमिक, तो गामा दोनों के लिए सेम। सिंस सेम ही मीडियम की बात करें तो प्रेशर भी सेम ही होगी, दोनों में प्रेशर सेम है एट द सेम टेम्परेचर, दोनों में सेम टेम्परेचर दिया गया है ना, इन टू मोनो एटॉमिक गैसेज ऑफ टेम्परेचर सेम दिया गया है। ओके, डेंसिटी का रेशियो दिया गया है तो प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, प्रेशर को टेम्परेचर का टर्म लिख सकते हैं क्या हम लोग, v इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट भी थी, v इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइड बाई एम नॉट भी टाइप का लिखा गया था, ऐसा भी लिखा गया था। वॉल्यूम तो सेम की बात करेंगे, साउंड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, सेम टेम्परेचर में दोनों गैस की डेंसिटी डिफरेंट दी गई, डेंसिटी का रेशियो दिया गया है, गामा पी बाई रो, गामा और पी की बात करें हम लोग, पी की बात करते हैं, प्रेशर क्या, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट द सेम टेम्परेचर इन टू मोनो एटॉमिक। सेम टेम्परेचर ना लिख करके सेम प्रेशर लिखना चाहिए, यहाँ पर सेम प्रेशर बोलना चाहिए, सेम प्रेशर ऐसा बोलना चाहिए। टेम्परेचर वहाँ पर लिख दिया गया है, प्रेशर बोलना चाहिए अपने को। तो v1 बाई v2 जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी। v1 बाई v2 जो हो जाएगी वो रूट ऑफ रो2 डिवाइड बाई रो1 के इक्वल आ जाएगी।
ध्यान दे, प्रेशर भी सेम, गामा भी सेम, तो रो के 1/रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/√रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो रो2/रो1 आ जाएगी। रो2 डिवाइड बाई रो1 की वैल्यू कितनी है, रो2 डिवाइड बाई रो1 की वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4/1 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगी 2:1। देन वेलोसिटी ऑफ, देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2 और v2 का रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, सी ऑप्शन आ जाएगी। वहाँ पर क्या लिखना चाहिए अपने को, प्रेशर लिखना चाहिए, प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पीड की, साउंड की स्पीड है वो कितने टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड डबल हो जाएगी, ये फाइंड करना है। अपने को मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के टर्म में लिखने जाएंगे तो v = √γ(RT) डिवाइड बाई m0 होती है। m जो है वो मोलिकुलर वेट है, m0 ना लिख करके m भी लिख सकते हैं आप, m जो है वो मोलिकुलर वेट है। तो वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एट टेम्परेचर T डिवाइड बाई वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होना चाहिए, रूट ऑफ टेम्परेचर की T डैश हो गई, गामा तो कैंसल सेम ही है, r सेम ही है, मोलिकुलर वेट सेम ही है, डिवाइड बाई T0 हो गया अपने पास। सही है, सॉल्व कर लेते हैं। Vt की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, डबल वेलोसिटी हो जानी चाहिए। तो इसको लिख सकता हूं कि ये 2 = जो होना चाहिए रूट ऑफ T डैश डिवाइड बाई T0। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना, 273 केल्विन होगी। क्या केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर कर दिया जाए, T डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 × 273। सॉल्व करने आएगा अपने को 3 × 4 2 हो जाएगी, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1092 केल्विन, 1092 केल्विन फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगी। इतने टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड उस एयर में कितनी हो जाएगी, डबल स्पीड हो जाएगी। जो 332 मीटर पर सेकंड लिख रहे हैं या 330 मीटर पर सेकंड लिख रहे होंगे वो 660 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन है। तो मालूम है कि H2 की बात करें, O2 की बात करें तो मोलिकुलर वेट जो है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, वैसे सोच सकते थे डायरेक्टली 16 टाइम्स ही ज़्यादा है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन काउंट किया गया। वॉल्यूम लिखा है हमने, ध्यान देंगे। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मिक्सचर टू डेंथ इन द ऑक्सीजन, अपने को फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मिक्सचर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। ये क्या होगा, इसका रेशियो अपने को बताना है। तो सिर्फ अपने को मालूम है कि वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, जो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, जो वेलोसिटी लिखते हैं एक्चुअली में क्या लिखते हैं, रूट ऑफ γ(RT) डिवाइड बाई m0 टाइप का लिखते हैं, या इसी को लिखते हैं रूट ऑफ γP डिवाइड बाई रो की बात करते हैं, यही ना। तो रो की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी, दोनों का रेशियो काउंट करना है अपने को। क्लियर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है और ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, इसका मतलब गामा की वैल्यू दोनों के लिए सेम ही रहेगी, मिक्सचर की गामा की वैल्यू भी वही रहेगी। ओके, आगे देखा जाए। वॉल्यूम की बात करते हैं आप लोग, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो जाएगी। ऐसा होगा क्या, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लिखा, 2 टाइम्स नहीं लिखूं मैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो जाएगी। चलो, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, दोनों की वॉल्यूम को मिक्स किया गया है, इक्वल वॉल्यूम काउंट किया गया है, तो वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है। मास दोनों का काउंट इक्वल ही किया जाएगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ H2 इक्वल टू मास ऑफ मिक्सचर आएगी। क्या, दोनों की मास जो ऐड होगी वो इसके इक्वल आएगी। सही है। आगे मास को लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, O सिर्फ लिखता हूँ, O2 नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली O लिखता हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास को ऐसा डिफाइन किया गया है। V हो गया प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम V हो गई, और ये इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इंटू वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो गया।
वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितनी हो जाएगी 2v हो जाएगी, वैल्यू पुट करते हैं तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ गई अपने पास। ध्यान देना अपने को क्या सॉल्व करना है, ये वाली वैल्यू। तो अगर इस वैल्यू को सॉल्व करने जाएंगे तो ध्यान दे ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, इसका मतलब क्या सॉल्व करना है अपने को, क्या सॉल्व करना है अपने को, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इस वाले टर्म का यूज करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ, नीचे में ऑक्सीजन है इसका मतलब ये वाला ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आएगा क्या, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का अपने को रेशियो सॉल्व करना है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लिख दिया हमने, कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रहने दिया इंटू प्लस डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को भी रहने दिया हमने इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कर दिया। सही लिखा क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रहने दिया हमने, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन रहने दिया प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख देंगे, बोला गया कि ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है क्या। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को लिख सकता हूँ क्या कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 16 जैसा हो गया इंटू वी, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कितनी हो जाएगी 2v हो गई है क्या, तो ये v से भी गायब हो जाएगा, क्या बचेगा ये देखो तो 16 + 1 17 डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई 32 जैसी आ जाएगी। अपने को क्या सॉल्व करना है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ गई, ये 32 डिवाइडेड बाई 17 आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो आई हुई है वो 32/17 आई हुई है, 32 डिवाइड बाई 17 आई हुई है, 32 डिवाइड बाई 17 आई हुई है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। ए ऑप्शन अपने पास हो जाएगी। क्लियर है, तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ट्रैवलिंग वेव दिया गया है, इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग दिया गया है, ट्रैवलिंग वेव दिया गया है जिसका इक्वेशन दिया गया अपने को y, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये जो y जो लिखा गया है y इक्वल टू अपने को इक्वेशन लिखा गया है a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। ये y क्या है, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो मीडियम पार्टिकल है, जैसे स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का पार्टिकल जो होगा उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वही पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन है ये, तो इसी को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं बोल रहा हूँ, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, ये dy/dt लिखना होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंस कॉस हो गया, अंदर वाले को जैसे का तैसा रहने दिया, और अंदर वाले जब जाएंगे तो kx का तो करेंगे ही नहीं, kx का तो 0 हो गया, माइनस ऑफ ओमेगा टी का माइनस ऑफ ओमेगा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और कॉस ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है या -1 उसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी ओमेगा इंटू ए के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो ए इंटू ओमेगा के इक्वल होगी, ए इंटू ओमेगा के इक्वल होगी। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दें, यहाँ से एक और रिजल्ट में डिराइव कर सकता हूँ। ध्यान देंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतनी आई हुई है, ध्यान दो यहीं पर कि वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं y इक्वल टू जो लिखा गया है, मैं एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको, y जो लिखा गया है वो a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी लिखा गया। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं dy/dx, dy/dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो तो वेव की स्लोप की बात की जाएगी। ये dy/dx का मतलब स्लोप की बात की जा रही है। कितनी वैल्यू आएगी, वो आएगी a इंटू के कॉस ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। सही है, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी आ चुकी है, वेलोसिटी ऑफ स्लोप की बात भी कर चुके हैं। तो dy/dx जो हो जाएगा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखो a से a कैंसल आउट, कॉस से कॉस वाला फंक्शन कैंसल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ k डिवाइड बाई ओमेगा आ जाएगी।
और ओमेगा डिवाइड बाई के क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव के इक्वल होती है, तो माइनस ऑफ 1 बाई वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप के इक्वल होती है। ये रिजल्ट भी अपने को यूज में आ सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप के इक्वल होती है। स्लोप का मतलब dy बाई dx की बात हो रही है। कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक वेव दी गई जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को मेंशन की गई है, कितनी फ्रीक्वेंसी मेंशन की गई है, 400 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे दी गई f इक्वल टू 400 और वेलोसिटी दी गई है फेज वेलोसिटी का मतलब वेव वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी का मतलब वेव वेलोसिटी होती है। फेव जहाँ भी फेज वेलोसिटी लिखा जाए इसका मतलब वेव वेलोसिटी की बात की जा रही है। कितनी दी गई है, ये 300 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है वह f इंटू लैम्डा के इक्वल होती है। तो लैम्डा कितनी आ गई, 300 बाई 400, ये आ जाएगी 3/4 मीटर आ गई लैम्डा की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2 पॉइंट्स ऑन दिस वेव आर आउट ऑफ फेज बाई 60 डिग्री। डेल्टा फाई अपने को दी गई है, डेल्टा फाई कितना दिया गया है, 60 डिग्री। इसका मतलब पाई डिवाइडेड बाई 3। और डेल्टा फाई को अगर हम लोग रिलेट करें पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होती है क्या, और ये पाई बाई 3 है, ये 2 पाई बाई लैम्डा हो चुका है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है, पाई से पाई गायब हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को, कितना हो जाएगा, लैम्डा डिवाइड बाई 6 ना, लैम्डा डिवाइड बाई 6, लैम्डा के लिए 3 डिवाइड बाई 4 है 6, तो 1 डिवाइड बाई 8 मीटर। इसका मतलब 100 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब 25 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी फाइनल आंसर। क्लियर है, 12.5 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन है, 12.5 सेंटीमीटर ये वाली ऑप्शन बी हो जाएगी। क्लियर है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक विशल दिया गया है, डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम है अपने पास। सिंपल सा डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लिखा जाए, क्या होती है, एफ अपेरेंट डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ नेचुरल इंटू वी प्लस माइनस वी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी ऑफ सोर्स। ये वी किसकी स्पीड है, साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड है, साउंड वाली स्पीड है जो वी लिखा हुआ है हमने। तो क्या बोला गया है कि एक विशल दिया गया है जो कि अप्रोच कर रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को। ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में हो गया, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 हो गई, और ये सोर्स जो है, ये सोर्स जो है मूव कर रहा है। वीएस जो लिखा हुआ है सोर्स की वेलोसिटी लिखी हुई है। सोर्स की वेलोसिटी अपने को दी गई है 33 मीटर पर सेकेंड, और वो ऑब्जर्वर की तरफ ही आ रहा है, और यहाँ पर कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, उस एफ नॉट की वैल्यू 450 हर्ट्ज दी गई है अपने को। तो ये कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर हियर करेगा, इसकी बात की जा रही है। डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करे, डायरेक्टली ही एफ अपेरेंट क्या लिख देंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, एफ नॉट इंटू वी, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाई वी। सिंस सोर्स जो है पास में आ रहा है ऑब्जर्वर के, इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसलिए नीचे में माइनस वाला टर्म लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वैल्यू पुट कर दे, ये 450 दी गई है। वैल्यू सिंस यहाँ पर 33 मीटर दी गई है, तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रूम टेम्परेचर पर काउंट करते हैं वो 332 मीटर पर सेकेंड काउंट करते हैं। मैं 333 लिख लेता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 0 को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ये 0 वाला पार्ट हट गया, डिवाइडेड बाई 333 माइनस 333 माइनस ऑफ 33, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 450 इंटू 333 डिवाइड बाई 300, 150 से कैंसल आउट करा दें, ये 2 गया, ये 3 गया, 999 डिवाइड बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली ये 500 हर्ट्ज आ जाएगी। इज क्लोज टू कितना हो जाएगा, 500 के पास में ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, सिंपल सा ये प्रॉब्लम था, डॉपलर इफेक्ट का ही एप्लीकेशन करना था। अपने को मालूम है कि जो यहाँ पर प्लस और माइनस साइन कैसे यूज करते हैं वो अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आएगा तो ऊपर में प्लस लिखेंगे, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो ऊपर में माइनस लिखेंगे, सोर्स अगर पास में आएगा ऑब्जर्वर के तो नीचे में माइनस लिखेंगे, और सोर्स अगर दूर जाएगा ऑब्जर्वर से तो नीचे में प्लस लिखेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला गया क्वेश्चन में, इंटेंसिटी लेवल की बात की गई। इंटेंसिटी लेवल कितनी दी गई है, 30 dB। इसका मतलब डेसिबल स्केल की बात की जा रही है। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट होती है। आई नॉट जहाँ पर हम लोग आई नॉट को बोलते हैं क्या हम लोग कि ये हमने थ्रेशोल्ड हियरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज्यूम की हुई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कि 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर हम लोग काउंट करते हैं। तो बीटा कितनी दी गई है अपने को, 30 dB दी गई है। तो अपने को रेशियो पूछा गया है कि आई डिवाइड बाई आई नॉट क्या होगी, तो 10 log ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट कर दिया, ये कैंसल आउट हो जाएगी। आई डिवाइड बाई आई नॉट कितनी हो गई, 10⁻3। log का मतलब बेस 10 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये 1000 हो जाएगी। बी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 9th नंबर क्वेश्चन का। आई डिवाइड बाई आई नॉट जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, 10⁻3 के इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करनी है अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि स्टार जो है मूव कर रहा अवे फ्रॉम द अर्थ, क्लियर, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का प्रॉब्लम हो गया। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड दिया गया है 10⁻3। 100 किलोमीटर पर सेकेंड दिया गया है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ वेवलेंथ 5700 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट विल बी। डॉपलर इफेक्ट होगा तो वेवलेंथ में कितनी शिफ्ट होगी ये पूछी गई है। हमें मालूम है कि शिफ्ट इन फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ जो होती है ये V/c के इक्वल होती है। इसी को हमने लिखा था फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, इसलिए माइनस साइन लिखा हुआ है यहाँ पर। सिंस मालूम है कि एफ इंटू लैम्डा वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है जो कि कांस्टेंट होती है फॉर गिवन वेव। गिवन वेव मीडियम अगर दी गई है, फिक्स मीडियम हो गई, तो एफ इंटू लैम्डा कांस्टेंट होती है। यहाँ पर लाइट वेव की बात की जाए तो एफ इंटू लैम्डा लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट की वेवलेंथ, ये इक्वल होगी लाइट के स्पीड के इक्वल। क्लियर। जब साउंड की बात करें तो साउंड की स्पीड हो जाएगी वहाँ पर, तो कितनी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। चेंज इन वेवलेंथ जो कि V/c इंटू लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। सिंपली फार्मूला पुट करना है। V कितनी दी गई है अपने को 10⁵, C कितनी दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितनी दी गई है 5700 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसल आउट हो जाएगा क्या, 1000 से ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा 19, तो 19/10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। इसका मतलब 1.9 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा, 1.9 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, प्रॉब्लम नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्रांसवर्स वेव दिया गया है जो कि एक स्ट्रिंग के ऊपर प्रोपगेट कर रहा है, उसकी इक्वेशन दी गई है। ध्यान दें इक्वेशन से, क्या इक्वेशन से हम लोग इस वेव की स्पीड बता सकते हैं। वेव की स्पीड जो होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है, स्पीड ऑफ वेव जो होती है, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टी का कोफिशिएंट 30 है और एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ टी 30 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, तो 30 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड हो गई अपने को। क्या बोला गया है, इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, अपने को म्यू दी गई है, मास पर यूनिट लेंथ दी गई है अपने को 1.3 × 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर। ध्यान दें किलोग्राम पर मीटर दिया गया, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ मेंशन की गई है। तो अपने को टेंशन की वैल्यू बतानी है, तो किसी भी स्ट्रेट स्ट्रिंग के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है, स्पीड ऑफ वेव जो होती है, v की वैल्यू वो √t डिवाइड बाई म्यू के इक्वल होती है क्या। तो यहाँ से t कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू v²। म्यू मालूम है अपने को 1.3 × 10⁻⁴, और v का स्क्वायर करेंगे, v की वैल्यू मालूम है 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे ये 1.3 × 9 × 10⁻² बचेगा। सॉल्व करें इसको कितना आ जाएगा, ये 11.7 आ जाएगा। 13 × 9 11.7 आ जाएगी।
इंटू 10⁻²। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो 0.117 न्यूटन आ जाएगी, जिसको कि हम लोग 0.12 न्यूटन लिख सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है क्या 0.12 न्यूटन, ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, बी ऑप्शन अपने पास। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अपने पास क्या मालूम होनी चाहिए थी कि v की वैल्यू जो होती है किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर जो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है वो √t डिवाइड बाई म्यू होती है, जहाँ पर t जो है उस स्ट्रिंग की टेंशन की वैल्यू है और म्यू जो है उसकी लीनियर मास डेंसिटी है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो वेव की इक्वेशन दी गई है अपने को y1 और y2, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है अपने पास। दोनों वेव को रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन एक साइन में रिप्रेजेंट किया गया और एक कॉस में रिप्रेजेंट किया गया। तो पहले दोनों को एक फंक्शन में चेंज कर दूं मैं, इसको लिख सकता हूं क्या 10⁻⁻6 साइन ऑफ कॉस है तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होती है, साइन 100t रहने दिया प्लस ऑफ x/50 रहने दिया प्लस ऑफ π/2 इसमें ऐड कर दिया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगी क्या, सही लिखा गया है। अब दोनों को कंपेयर किया जाए, इसकी फेज कितनी है ये वाला देखो, इसकी फेज इनिशियल फेज की बात करेंगे। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। यहाँ पर इसकी फेज ये टोटल टर्म है और इसकी फेज ये वाली टोटल टर्म है। यहाँ पर कौन सा फेज हो गया, यहाँ पर फेज की बात करें अगर हम लोग तो यहाँ पर इसका फेज जो हो जाएगा ये वाला टर्म इसका पूरा फेज हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई जो लिखने जाएंगे φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 कर देते हैं तो 100t प्लस x/50 प्लस ऑफ π/2 ये फेज हो गई सेकेंड वाले की, माइनस फर्स्ट वाले की फेज जो लिखेंगे वो 100t प्लस x/50 प्लस ऑफ 0.5 लिख दिया हमने। सॉल्व करेंगे 100t और x/50 कैंसल आउट हो जाएगी, इसी को फेज बोलते हैं हम लोग। SHM में भी ये डिस्कस किया जा चुका था आपको। π/2 का मतलब 1.57 रेडियन माइनस 0.5, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 1.07 रेडियन, यानी कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगी वो 1.07 रेडियन के इक्वल होगी। ऐसा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन अपने पास हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए। क्या बोला गया है, ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग बाय 2.5 न्यूटन। अगर स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू को 2.5 न्यूटन से इंक्रीज करते हैं, यानी कि पहले की टेंशन अगर टी रही होगी तो बाद की टेंशन टी प्लस 2.5 हो गई, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो अल्टर हो जाती है 3:2 रेशियो में। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टेंशन इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, क्योंकि 3:2 रेशियो जो दिया गया है ये इनिशियल बाई फाइनल दिया गया है या फाइनल बाई इनिशियल दिया गया है, अपने को ये नहीं मालूम है। तो सिंस फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं हम लोग वो NV/12 टाइप का या V/12 टाइप का, मैं ऐसा लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है V/12 और V जो होती है याद है आपको तो √t के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी √t के प्रोपोर्शनल होगी है, हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि टेंशन इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, तो फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं f' डिवाइड बाई f जो है वो 3/2 है, तो ये इक्वल होगा √t प्लस 2.5 फाइनल टेंशन डिवाइड बाई इनिशियल टेंशन t। अपने को ओरिजिनल टेंशन t की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये 3/2 इसको स्क्वायर कर दिया जाए पहले तो दोनों साइड सॉल्व करने के लिए इजी हो जाएगा, तो ये 9/4 हो गई और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 प्लस 2.5/t जैसा हो जाएगा। क्या सिंप्लीफाई करो 2.5/t जो हो गई वो 9/4 माइनस 1 के इक्वल जो कि 5/4 हो जाएगी। 2.5 से ये कैंसल आउट 2, तो 2 से ये कैंसल आउट 2, तो t की वैल्यू 2 न्यूटन आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगी। क्लियर है। अगर टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करते तब रेशियो 2/3 काउंट करना होता है f'/f की वैल्यू को। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। बोला गया क्वेश्चन में कि अल्ट्रासोनिक वेव की बात की जा रही है, इंफ्रासोनिक वेव की बात की जा रही है, ऑडिबल वेव की बात की जा रही है, तीन वेव की बात की जा रही है, तीनों साउंड वेव की बात की जा रही है।
तो अपने को बोला गया कि अगर उनकी स्पीड VU, VI और VA हो तो क्या ऑप्शन होगा। सिंस मालूम है अपने को कि इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, ऑडिबल वेव की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में होगी। अल्ट्रासोनिक की 20 किलो हर्ट्ज से, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक की बात करेंगे, ये सारा कुछ फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से भी कम, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगी, 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगी। लेकिन हर एक केस में F इंटू लैम्डा जो होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ जो होगी, ये साउंड की स्पीड के इक्वल होगा और ये हमेशा ही गिवन मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। इसका मतलब भले ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज करे लेकिन वेव की वैल्यू, वेव की स्पीड चेंज नहीं करेगी, तो तीनों ही स्पीड की वैल्यू सेम होगी। ऑल थ्री आर इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, प्रॉब्लम नंबर 15 की बात करें। बोला गया कि 4 वेव्स दिए गए हैं जो कि एक स्ट्रिंग के लॉन्ग सेंट किए गए हैं, स्ट्रिंग फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब स्ट्रिंग में टेंशन फिक्स हो गई, स्ट्रिंग में म्यू की वैल्यू फिक्स हो गई। क्लियर। अब बोला गया उनमें कि विच ऑफ देम इन मूविंग फास्टेस्ट, कौन सा ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो फर्स्ट वाले की स्पीड की वैल्यू V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, 3 डिवाइड बाई 1, ये 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। सेकेंड वाले का देखिए कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, 1 डिवाइड बाई 4 हो गई। थर्ड वाले का देखा जाए कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, 1 डिवाइड बाई 2 हो गई। फोर्थ ऑप्शन कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी आई है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन अपने पास हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ, वेव 1 की बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी वेव का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और भी वेव का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे इंटेंसिटी वाले प्रॉब्लम, ये सारे फिर स्ट्रिंग वेव के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑर्गन पाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, सुपर पोजिशन ऑफ वेव की बात करेंगे, और इसमें हम लोग ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस ट्यूब की बात कर रहे होंगे। सिमिलरली उसके ऊपर प्रॉब्लम की बात करेंगे। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सुपर पोजिशन ऑफ वेव से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज की लेक्चर में मैं यहीं तक डिस्कस करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेव 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय भारत।